ये कहानी उन 260 गरीब मेहनत कशों की है जो अली इंटरप्राइजेस में काम करते थे। फिर ये कहानी सानिहा बल्दिया फैक्ट्री के नाम से एकदम कैसे बदल गई, जिसमें 260 अफराद को दिन दिहाड़े जिंदा जला दिया गया। क्या इस फैक्ट्री में आग लगी थी या लगाई गई थी? आज तक 260 मकतूलीन के वर्सा दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे हकाइक रखने जा रहे हैं जो आपके लिए इंकशाफात से कम ना होंगे। ऐसी दर्दनाक कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो अपने दिल को थाम कर रहिएगा। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये 12 सितंबर 2012 की सुबह थी, जब बेकस और लाचार इंसान जर के पुजारी सरमायादारों की सरमाया साज मशीनों का ईंधन बनने के लिए जा रहे थे। ये गरीब मजदूर इस बात से बेखबर थे कि आज का डूबता सूरज उनकी जिंदगी के चिराग को भी ले डूबेगा। वो सादा लो इंसान जिन्हें हमेशा अच्छे दिनों की नवीद सुनाई जाती रही है, और वो मजलूम अपनी आंखों में अच्छे दिनों का ख्वाब सजाए और उन्हें ताबीर करने के लिए बल्दिया टाउन की जानिब रवां थे। ये मजदूर जिन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता, तो फिर इंसानी हुकूक के वो कहाँ हकदार थे? आज से एक दिहाई कबल बल्दिया टाउन में अली इंटरप्राइजेस नामी एक गारमेंट्स फैक्ट्री में ऐसी आग भड़की कि बुझने से पहले ही 260 जिंदा इंसानों और उनके खानदानों के मुस्तकबिल को जला कर राख कर गई, जिसमें यतीम होने वाले बच्चों, बेवा होने वाली खवातीन और बेसहारा हो जाने वाले वालिदैन की आहों, सिसकियों और बेबसी ने पत्थरों तक को रुला दिया, मगर किसी पर असर नहीं हुआ। तो वो हमारा हुक्मरान तबका था। अली इंटरप्राइजेस नामी फैक्ट्री में 12 सितंबर 2012 को भड़कने वाली इस आग में झुलसकर 260 मजदूर जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। ये मंजर है उस फैक्ट्री का जहां आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री से शोले उठ रहे हैं। जिन खिड़कियों में जंगले नहीं थे, वहां से लोग अपनी जान बचाकर कूद रहे हैं। बाकी लोग सलाखों के पीछे मदद की फरियाद करते करते जान दे रहे हैं। अजीब कयामत का सा मंजर है। उन मजदूरों के वर्सा फैक्ट्री के बाहर अपने प्यारों को जलते हुए देख रहे थे। जरा सोचे कि उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। कयामत सुगरा का मंजर था। लोग दरवाजे पकड़े पकड़े ही कोयला हो गए। 1 घंटे से ज्यादा की ताखीर के बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया, लेकिन उनकी गाड़ी किसी तकनीकी खराबी की वजह से पानी नहीं फेंक पा रही। लोग तो ये भी कहते हैं कि फायर फाइटर्स को पहुंचने ही नहीं दिया गया, या रास्ता ही नहीं था फायर फाइटर्स के अंदर आने का। इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए कहीं से एक सीढ़ी मिली, लेकिन ज्यादा लोगों के एक साथ चढ़ने की वजह से वो कुछ ही देर में टूट गई। अंधेरे में जलती फैक्ट्री की इमारत किसी जहन्नुम का मंजर पेश कर रही है। स्याही से लिथड़ी दीवारों के सामने दूर तक एम्बुलेंस शोर मचा रही है। साथ ही मीडिया की वैन्स और वीआईपीज के प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां भी खड़ी हैं, और अंदर से सिर्फ जली और झुलसी हुई लाशें ही बाहर लाई जा रही हैं। इस कयामत की घड़ी में हर इमदादी कारकुन एक सुपर हीरो की तरह डटा रहा, लेकिन एक शख्स था जिसने दर्जनों लाशें अपने हाथों से एम्बुलेंसों तक पहुंचाई। वो कोई और नहीं, अब्दुल सत्तार ईदी था। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे। अपने खून को इस फैक्ट्री की भट्टी में जलाने वाले और हड्डियों को पिघलाने वाले हर मजदूर से औसतन 14 घंटे काम लिया जाता, और उन्हें हकीर और शर्मनाक उजरत सिर्फ 7,000 रुपए माहाना दिए जाते थे। अली इंटरप्राइजेस जर्मनी में वाक़ एक रिटेल कंपनी किक के लिए जीन्स तैयार करती थी, जो कि ओके ब्रांड के नाम से फरोख्त होती थी। जर्मन कंपनी ने अली इंटरप्राइजेस से अपने ताल्लुक का एतराफ़ सिर्फ तब किया था जब कुछ मजदूर तंजीमों ने इस सिलसिले में ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए थे। अली गारमेंट्स फैक्ट्री में एक दिन की उजरत 150 से 200 रुपए दी जाती थी। यह फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेस अब्दुल अजीज भाईला और उनके 2 बेटों अरशद और शाहिद की मिल्कियत थी। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तो जेल की तरह थी, जिससे निकलने का रास्ता सीढ़ियों से पहली मंजिल के अंदर से होता हुआ जाता था।
इसीलिए जब आग लगी तो दूसरी मंजिल पर भगदड़ मच गई। धुएं और कम रोशनी की वजह से रास्ता मिल ही ना सका। वक्त तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त रही। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के बाद पहले तो पुलिस ने अली इंटरप्राइजेस के मालिक और उनके बेटों के अलावा कंपनी के जनरल मैनेजर और 4 चौकीदारों पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मालिकान अदालत से जमानत लेकर मुल्क छोड़कर ही चले गए। और फिर आया तहकीकात में नया मोड़। 3 साल गुजर गए। मुतासरीन इंसाफ के लिए तरसते रहे कि फिर 2015 में अचानक इस केस का रुख ही बदल गया। सानेहा बल्दिया टाउन केस में फरवरी 2015 में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब रेंजर्स की जानिब से सामने आने वाली एक रिपोर्ट में एमकेएम को इस वाक़ये में मुलव्विस करार दिया गया। जेआईटी रिपोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया समेत 11 मुल्जिमान को फैक्ट्री में आग लगाने का जिम्मेदार करार दिया गया था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुश्तबा मुल्जिमान ने उस वक्त के एमक्यूएम कराची की तंजीम कमेटी के सरबराह हम्माद सिद्दीकी की हिदायत पर अमल किया, क्योंकि फैक्ट्री के मालिकान ने भत्ते की रकम की अदायगी से इनकार कर दिया था। इब्तिदाई तौर पर सबूतों की अदम मौजूदगी पर पुलिस ने जुबैर चरिया को रिहा कर दिया था। फिर अब्दुल रहमान उर्फ भोला की जानिब से जेआईटी के सामने कलमबंद कराए गए बयान में उन्होंने जुबैर को भी शरीक के जुर्म करार देते हुए कहा कि उन्होंने जुबैर और दीगर साथियों के हमरा फैक्ट्री को आग लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जुबैर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, इस सानिये के 8 साल बाद यानी 2020 में अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने एमक्यूएम की कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर भत्ते की अदायगी ना होने पर फैक्ट्री में आग लगाई थी। मुकदमे में 400 गवाहों समेत तमाम फ्रांसिक सबूत भी पेश किए गए। जेआईटी में इंकशाफ किया गया कि ये आग जुबैर उर्फ चरिया नामी शख्स ने लगाई थी, जो फैक्ट्री के फिनिशिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज था और एमक्यूएम से अपने गहरे ताल्लुक की बुनियाद पर धौंस धमकी वाला रवैया भी रखता था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये होता है कि उसने ये इतनी बड़ी आग कैसे लगाई। इसकी तफसीलात भी इंतहाई सनसनीखेज है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के रोज जुबैर अपने 4-5 साथियों के साथ फैक्ट्री के गोदाम के आसपास मंडला रहा था। हालांकि उसका यहाँ कोई काम नहीं था। जुबैर के साथ जो लोग थे वो इस फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं थे, बल्कि उन सबको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज बल्दिया टाउन अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने कुछ सामान देकर यहाँ तक पहुँचाया था। अब वो सामान क्या था? वो सामान था मैग्नीशियम मेटल, एक बहुत तेजी से और बहुत देर तक जलने वाला केमिकल। अब्दुल रहमान भोला ने उन लोगों को फैक्ट्री के गेट तक खुद पहुंचाया, लेकिन उनके साथ वो अंदर नहीं आया। दोस्तों, जेआईटी को अपने बयान में फैक्ट्री के अकाउंटेंट ने बताया था कि उस रोज रात को 8:30 बजे के करीब उन्हें दफ्तर से एक फाइल लाने के लिए कहा गया जो गोदाम के पास वाक़ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अजीब सी बदबू महसूस की। वो दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने आग को लगते और पलक झपकने में शोले बुलंद होते देखा। उनका कहना था कि तपिश की वजह से उस जगह खड़ा होना मुमकिन नहीं था। वो चीखते हुए वहां से भागे। उसी दौरान मैन स्विच ऑफ करने का हुक्म दिया गया ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक अकाउंटेंट के चीखने पर जब वो दफ्तर से बाहर आए तो आग बुरी तरह फैल चुकी थी। अकाउंटेंट को उन्होंने फायर ब्रिगेड लाने के लिए भिजवाया, जो 1.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंची। जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी, जुबैर उर्फ चरिया 5 अफराद के साथ गोदाम के दरवाजे पर मौजूद था और चरस से सिगरेट बना रहा था। वहीं उसने काले रंग के छोटे शॉपिंग बैग अपने साथियों को दिए और सब ने गोदाम के अंदर अलग अलग जगहों पर ये शॉपिंग बैग फेंक दिए। 5 से 10 सेकंड में फैक्ट्री को आग लग चुकी थी। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 मुलाजिमीन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काबू से बाहर हो चुकी थी। जब आग दूसरी मंजिल तक पहुंचने लगी तो मालिकान को यह कहते सुना गया कि सामान ना बचाएं, लोगों को बचाएं। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जख्मियों के इब्तिदाई बयान में ये बात सामने आई कि
छत पर जाने या बाहर निकलने के लिए रास्ते बंद थे और फैक्ट्री की पहली मंजिल पर जो सामान रखा हुआ था उस सामान के गिरने से ज्यादा अमवात पेश आई थी, ना कि आग लगने की वजह से। मार्च 2016 में जीआईटी के मतन के मुताबिक आग अगर हादसाती होती तो एक साथ पूरी इमारत में फैलती। आग अलग अलग जगहों पर लगी जिनमें तहखाना और ग्राउंड फ्लोर शामिल थे। के इलेक्ट्रिक ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उन्हें शॉर्ट सर्किट का कोई सुराग नहीं मिला। एमक्यूएम के मुबैना कारकुन और मुश्तबे मुलजिम मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने 22 जून 2013 को सानेहा बल्दिया टाउन की मुश्तरका तहकीकात के दौरान बयान रिकॉर्ड कराया। उसने इंकशाफ किया कि पार्टी के एक मारूफ आला ओहदेदार ने अगस्त 2012 को अपने फ्रंट मैन के जरिए आतिश ज़दगी का निशाना बनने वाली फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेस के मालिक से 20 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। मुलजिम का मजीद कहना था कि तंजीमी कमेटी ने रहमान भोला को फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ रुपए लेने के अहकामात दिए और जब फैक्ट्री मालिकान ने रकम देने से इनकार कर दिया तो सेक्टर इंचार्ज और उसके साथियों ने फैक्ट्री को कीमियाई मादा छिड़क कर नजर आतिश कर दिया। सीआईडी ने घर पर छापा मारकर मुअत्तल सेक्टर इंचार्ज और उसके भाई माजिद को हिरासत में ले लिया था, जिन्हें बाद में उस वक्त रिहा कर दिया गया जब एमक्यूएम की जानिब से फैक्ट्री मालिकान पर दबाव डालकर यह बयान दिलवाया गया कि वो इस सानिहे में मुलव्विस नहीं है। अब्दुल रहमान भोला ने मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ किया कि उसने अली इंटरप्राइजेस में जुबैर चरिया की मदद से न सिर्फ आग लगाई बल्कि वो एमक्यूएम के डेथ स्क्वाड का अहम रुकन भी है, जिसे पार्टी के करता धरता और आला क़यादत अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर लोगों की जानें लेने के लिए इस्तेमाल करती रही है। उसने मजीद बताया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने की हिदायत उसे हम्माद सिद्दीकी ने दी थी, जिन्होंने खुद कुछ अरसे पहले ही उसे बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज लगाया था। एक और बड़ा इंकशाफ भोला ने यह भी किया कि एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने वाक़ये के बाद फैक्ट्री ऑनर्स के साथ 4-5 करोड़ रुपए की डील कर ली थी और केस खत्म कराने के लिए पुलिस पर दबाव भी डाला था। इस इल्जाम की बुनियाद पर अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि रऊफ सिद्दीकी का नाम चालान में मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। जीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी ने भत्ता न देने पर रहमान उर्फ भोला को मुबैना तौर पर आग लगाने का हुक्म दिया। उसके बाद बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़ये की दोबारा तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसमें कहा गया था कि वाक़या हादसाती नहीं बल्कि दहशतगर्दी और तखरीबकारी का मुनज़्ज़म मंसूबा था। फ्रांसिक लैब ने भी फैक्ट्री में लगने वाली आग आतिशगीर मादा से लगने की तस्दीक कर दी थी, जबकि दीगर शवाहिद और माहिरीन की राय के बाद नई तहकीकाती टीम इस नतीजे पर पहुंची थी कि फैक्ट्री में आग हादसाती तौर पर नहीं लगी बल्कि दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत लगाई गई। इस रिपोर्ट में एमक्यूएम के रहमान भोला और हम्माद सिद्दीकी का नाम लेते हुए कहा गया था कि दोनों मुबैना दहशतगर्दों ने 20 करोड़ रुपए भत्ता और फैक्ट्री के मुनाफे में हिस्सा न देने पर इस मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। दोस्तों, 2015 में डीआईजी सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में जेआईटी बनाई गई, जिसने दुबई में जाकर फैक्ट्री मालिकान से तफ्तीश की, जिन्होंने इकरार किया कि उनसे भत्ता मांगा गया था। 2016 में अब्दुल रहमान उर्फ भोला को बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा पहले सिटी कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जनवरी 2019 में अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया फैक्ट्री में आग लगाने के बयान से मुकर गए थे। एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट ने यह इंकशाफ भी किया कि महकमा शहरी दिफा और फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से हंगामी हालात से निमटने के लिए फैक्ट्री में कोई मशक नहीं कराई गई, जिसकी वजह से आग बुझाने के आलात और वाटर हाइड्रेंट मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। महकमा मेहनत हुकूमत सिंध के रिकॉर्ड में अली इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ही नहीं थी, जिसे एक मुजरिमाना फैल करार दिया गया, जबकि सीसी और ईओबीआई की जानिब से सिर्फ चंद सौ मुलाजमीन को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले मेहनत कशों की तादाद 1500 से जायद थी। दोस्तों, फैक्ट्री मालिकान ने अपनी मसनूआत की चोरी को रोकने के लिए गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई दूसरी मंजिल पर वाक़े हंगामी रास्ते को मुस्तकिल बंद रखा था,
और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेहनत कश अपनी जानें नहीं बचा सके। दोस्तों, वो सारे हकाइक जिसकी वजह से फैक्ट्री में आग लगी वो सब सामने आ चुके हैं। क्या ये भी हकीकत नहीं कि अगर फैक्ट्री में लेबर कवानीन पर अमल दरामद होता तो इस सानहे से बचा जा सकता था? क्या ये हकीकत नहीं कि फैक्ट्री का माहौल किसी जेल से मुख्तलिफ नहीं था? शिफ्ट शुरू होने के बाद फैक्ट्री के मुख्तलिफ कमरों को जहां मजदूर काम कर रहे होते थे ताले लगा दिए जाते थे, जबकि खिड़कियों पर सलाखें लगी हुई थी। बिजली के तारों का निज़ाम इंतहाई बोसीदा और गैर मयारी था। इन हालात में जब फैक्ट्री में आग लगाई गई तो बहुत से मजदूरों के लिए जल कर मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आग लगने के बाद सैकड़ों मजदूर मदद के लिए चीखते चिल्लाते और खिड़कियों की सलाखें तोड़ने की नाकाम कोशिश करते रहे। चूंकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखने का कोई इंतजाम नहीं था, लिहाजा इंतजामिया के लिए मरने वालों की असल तादाद को छुपाना निहायत आसान था। यही वजह है कि अब तक असल हकाइक मंजर आम पर नहीं आ सके। दोस्तों, आपके जहन में अब सवाल उठ रहा होगा कि अब मुल्जिमान कहाँ हैं? इस वाक़ये का सबसे अहम मुल्जिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया पुलिस की तहवील में है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान की फांसी की सज़ा बरकरार रखने का हुक्म दिया था। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा पाने वाले चारों मुल्जिमान शाहरुख, फजल, अरशद महमूद, अली महमूद की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। दोस्तों, ज़र तलाफी चाहे कितना भी हो, वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं कि इंसानी जान के बदले दी जाने वाली रकम को भी हथिया लिया जाए या उसे अदा करने में टाल मटोल जैसे हरबे इस्तेमाल किए जाए? और क्या ये इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं कि हुकूमत वक्त भी ज़र तलाफी अदा करने में नाकाम रह जाए? आज भी उन मेहनत कशों के वारिस अपने प्यारों का मुआवजा पाने की आस लगाए उसके हुसूल की जद्दोजहद कर रहे हैं और तमाम हुकूमती इदारे लंबी तान के सो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।